तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास में। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी काफ़ी चर्चित एक पद है, एक वैकेंसी है। और इस समय आपने देखा कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो मॉडल पेपर आपका कंटिन्यू चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, आपके करियर के लिए जो अवध कोचिंग आपका चैनल है आपके बहुत ही ज़्यादा तत्पर है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारा क्या होगा, पहचान होगी, है नहीं। तो आज का हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे आपने सवालों को कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। लिखा हुआ है कि पट्टचित्र और सौरा किस राज्य की प्रसिद्ध क्या है, चित्रकला है, ठीक है। यानी पट्टचित्र, अगर आपको सौरा नहीं पता है तो पट्टचित्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या पंजाब, ठीक है। तो ये जो पट्टचित्र ये आपका है, ये आपका है उड़ीसा का। कहाँ का है, ये है उड़ीसा का। बाकी अगर हम लोग और बात करें तो इन राज्यों का भी आप देखेंगे तो चित्रकला फेमस है। जैसे पंजाब का एक चित्रकला है, कौन सा, फुलकारी। कौन सी है, फुलकारी। जैसे झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में भी फेमस है आपका जदो पाटिया, जदो पाटिया। आंध्र प्रदेश में कौन सा चित्रकला, कलमकारी चित्रकला, चित्रकला। तो ये सारी चित्रकलाएं आपको ध्यान रखना कौन कहाँ की हैं, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चित्रकलाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे जी, जिमफॉन्ग किस राज्य का पुरुष परिधान है। यानी कि जिमफॉन्ग क्या है, एक क्या है, परिधान है, ये पुरुषों का परिधान है। तो पूछ रहा है कि किस राज्य का है, किस राज्य के लोग पहनते हैं ये, ठीक है। तो ये आप देखें तमिलनाडु, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। तो ये जो जिमफॉन्ग है ये मेघालय के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला क्या है, ये परिधान है। तो ये कहीं ना कहीं जो जिमफॉन्ग है ये बिना कॉलरों का, बिना कॉलर का क्या है, ये कुर्ता है। तो इसमें कॉलर नहीं होता है, बिना कॉलर का एक कुर्ता होता है जिम्फांग। कहाँ का है ये, मेघालय के पुरुष को द्वारा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, अगर ये सवाल आ जाए आपके सामने कि बताइए जरा, जब परिधान की बात की है तो दो तीन हम लोग परिधानों की बात कर लेते हैं। अगर आता है आपके पास कि एक है साफा, शाफा क्या है, पगड़ी है। तो अगर पूछ लेगा कि जो साफा पगड़ी है, ये साफा पगड़ी कहाँ की है, तो बताएंगे ये पगड़ी है आपका कहाँ का, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के जो लोग पगड़ी पहनते हैं उस पगड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, साफा पगड़ी कहते हैं, ठीक है, साफा पगड़ी कहते हैं। फिर दूसरा अगर देखेंगे तो अगर आ जाता है कि बताइए चंदेरी साड़ी कहाँ की है, चंदेरी साड़ी कहाँ की है, तो हम बताएंगे कि ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का फेमस है ये। अगर और पूछ लेता है हमसे पैठाड़ी, पैठाड़ी अगर साड़ी पूछता है तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। और पटोला एक साड़ी पूछेगा आपसे, पटोला अगर साड़ी पूछता है तो ये हम बता देंगे गुजरात का है, गुजरात का फेमस है। और पांचवा यदि इकत साड़ी पूछता है, कौन सा, इकत, इकत साड़ी अगर पूछता है तो ये बता देंगे पोचमपल्ली, पोचमपल्ली एक गांव है तेलंगाना में, वहाँ का फेमस है, तेलंगाना में फेमस कौन सा, इकत साड़ी। ऐसे और भी साड़ियाँ के नाम से, बनारसी साड़ी तो ठीक है पहचानी जाएगी, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। वैसे तंजावुर की साड़ी देखा जाएगा तो तमिलनाडु का होगा। फिर एक कौन सी योजना 2015 में शुरू नहीं की गई थी। देखिए एक सवाल तो आपका योजनाओं से पूछेगा ही, ठीक है। ये प्रबल संभावना रहती है कि हाँ योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं से सवाल वो पूछे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2015 में कौन शुरू नहीं की गई थी, यहाँ पे देखना है कि नहीं की गई थी।
ठीक है, इसे विशेष ध्यान देना है। पीएम मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या पीएम फसल बीमा योजना। अब देखिएगा, वैसे सही आंसर तो आपका इसमें ये है पीएम फसल बीमा योजना, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। बाकी औरों की हम बात करते हैं तो जैसे सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? इसकी शुरुआत हुई 12 जनवरी, ठीक है, 2015। और इसी समय आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे योजनाओं की भी शुरुआत तो की गई थी, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है, तो अटल पेंशन योजना ये शुरू की गई थी कब? तो ये शुरू की गई थी 9 मई 2015 को। और पीएम मुद्रा योजना जो है ये शुरू हुई थी कब? तो 25 जुलाई 2015 को, ठीक है, 2015 को। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये 2016 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो ऐसे और सारी योजनाएं हैं जो आपको एक बार वहाँ पे देख लेना है। जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे उज्ज्वला योजना है नहीं, आप देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा, ठीक है, या आपका जल जीवन मिशन हो गया, है नहीं। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, जिसमें आपको 15-20 योजनाएं आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान की भौगोलिक स्थिति किस राज्य में है? यानी वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, बिहार में है, ठीक है, या फिर और तेलंगाना में है, या झारखंड में है, ठीक है। ताडोबा, ठीक है। देखो, ताडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी बिहार में आप जानते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। हालांकि बिहार में एक ही यही है, जैसे यूपी में एक है वैसे बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में देखेंगे वेतला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, वेतला राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। तो ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। फिर देखिए, 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, उनको आमंत्रित किया गया है, ठीक है। इंडोनेशिया, म्यांमार, फ्रांस या रूस। अब देखिएगा कि 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया तो जा रहा है, किस नंबर का है? तो 76 नंबर का है। और ये ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया, ठीक है, जो इंडोनेशिया के जो वर्तमान इस समय राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया गया है इस गणतंत्र दिवस पर। अच्छा, देखेंगे कि जो हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, तब भी उस समय हमने क्या किया था? इंडोनेशिया के ही पहले राष्ट्रपति जो समय हुए सुकर्णो, उनको बुलाया था। लेकिन इस समय 76वें वाले पे भी फिर बुला रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ही, ठीक है, जिनका नाम शायद सुबंतो करके है, प्रोटोमा सुबंटो करके नाम उनका है कुछ इस तरीके से। शेषाचलम पहाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हालांकि आप देखेंगे जो शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, जो शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, इनको हमने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में भी शामिल किया है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में भी हमने इसको शामिल किया है। लेकिन जो शेषाचलम की पहाड़ियां हैं ये फेमस कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की या असम की। तो ये आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं शेषाचलम की पहाड़ियां, ठीक है। वैसे आप देखेंगे तो जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसमें संख्या जो देखेंगे वो भारत के 18 है, ठीक है, 18 है। और जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल वाले ट्राई जंक्शन पे स्थित है, जो 1982 में इसको हमने शामिल कराया था जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। देखिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 18 अप्रैल को, 25 जनवरी को या 2 फरवरी को? अब देखिए, जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। लेकिन 25 जनवरी को अगर और भी आप देखते हैं तो और भी सारी चीजें मनाई जाती हैं। तो लेकिन क्या क्या, जरा देखो जरा, यहाँ पे देखा जाए 25 जनवरी, हालांकि इसमें क्या है आपका सही आंसर है। तो 25 जनवरी को ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा हम और क्या मनाते हैं?
वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्या हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं? क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। वैसे 25 जनवरी से और भी अगर हम देखें तो 25 जनवरी को कहीं ना कहीं आप जो हिमाचल प्रदेश है उसकी स्थापना दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 1971 में 18वां राज्य बना था हमारे भारत का। ठीक है, और वही 25 जनवरी 1971 को ही क्या हुआ था, स्थापित हुआ था, एक राज्य के रूप में स्टेबल हुआ था। ठीक है, 18वां राज्य था 25 जनवरी को ही। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में। लेकिन राष्ट्रीय जो हम लोग मतदाता दिवस ये मनाते हैं, इसकी अगर हम बात करें, शुरुआत की बात करें, तो इसको फर्स्ट टाइम हमने कब सेलिब्रेट किया था? तो फर्स्ट टाइम किया था 2011 में। ठीक है, और 2011 से प्रतिवर्ष हम इसे मनाते हैं, प्रतिवर्ष इसे मनाते हैं। बाकी और देखेंगे 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं क्या, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। नहीं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 18 अप्रैल को हम देखें तो यहाँ मनाते हैं विश्व विरासत या धरोहर, विश्व विरासत या धरोहर दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये मनाते हैं। बाकी 24 जनवरी को अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो 24 जनवरी को ही, ठीक है, 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगर देखिए द जिग जैग वे जो पुस्तक के रचनाकार कौन है? द जिग जैग वे पुस्तक के रचनाकार आपके इसमें से कौन है? अनीता देसाई, ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी या चेतन भगत, या फिर चेतन भगत। ठीक है, तो जिग जैग जो आपका ये है, इसमें जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा? तो अनीता देसाई। तो अनीता देसाई की पुस्तक है द जिग जैग। अगला है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, सभापति को। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा अपना जो त्यागपत्र देगा वो राष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को, ऐसा कुछ उनको लगता है। देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो अपना वो त्यागपत्र देगा वो देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। और हम आपने पढ़ा ही है कि लोकसभा का अध्यक्ष जिसे हम लोग स्पीकर भी कहते हैं, लोकसभा का स्पीकर कहते हैं। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है, इनके पदों के बारे में उल्लेख जो संविधान का अनुच्छेद 93 है, यानी कि 93 जो है उसमें इन लोगों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखिएगा कि अगर जो लोकसभा का क्या है, अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों क्या करते हैं कि ये इन्हें त्यागपत्र जब देना हो तो त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, और ये इसे त्यागपत्र दे देगा, यानी कि दोनों आपस में त्यागपत्र दे लेते हैं। ठीक, ये राष्ट्रपति वाला कोई मामला इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। चीन से सीमा न लगने वाला भारतीय राज्य है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, या फिर पश्चिम बंगाल। ये कह रहा है कि चीन से सीमा नहीं लगता है, तो चीन से सीमा अगर नहीं लगने वाला कोई राज्य है तो वो कौन सा है?
पश्चिम बंगाल, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को तो पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है, तो ये तो लगती है, आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश से, बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा इसकी नेपाल से लगती है, नेपाल से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा किससे लगती है, तो इसकी सीमा भूटान से लगती है, ठीक है। तो इनसे इनकी सीमाएं लगती हैं। बाकी इन तीनों की सीमा तो चीन से क्या करती है, साझा करती है, ठीक है, किससे, चीन से साझा करती है। केडी जाधव का संबंध किस खेल से है, ठीक है, केडी जाधव कुश्ती से, भारोत्तोलक से, ऊंची कूद से, या फिर हॉकी से। केडी जाधव, तो इनका संबंध है कुश्ती से, रेसलर, यानी कि ध्यान रखिएगा इनका संबंध किससे है, कुश्ती से, ठीक है, इनका संबंध कुश्ती से। तो अब देखिए जो केडी जाधव हैं, इनका बारे में ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक पदक जीतने वाले, ये क्या है, पहले भारतीय हैं, ठीक है। तो इन्होंने उस समय अपना कांस्य पदक जीता था, ठीक है, कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में, ठीक है, केडी जाधव। केडी जाधव को शायद एक और भी हम लोग नाम देते हैं, स्विस डायनमो करके है, इनको एक दूसरा नाम देते हैं इनके। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था, 1980, 1975, 1982 या फिर 1928। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित किया गया वो आपका कौन सा था, कब किया गया था, 1982 में। कौन सा था, तो वो था आपका कौन सा, तो नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी को हमने क्या किया था, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये हालांकि मैंने उससे पहले बताया ना कि ये 3 राज्यों की सीमा पे है, तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक, ठीक है। तो इन 3 राज्यों की सीमा पे है कौन, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। अब जो नीलगिरी पहाड़ी जो है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सर्वाधिक ऊंची चोटी, उसका नाम है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। कौन सा है, डोडा बेट्टा। ये क्या सबसे ऊंची चोटी है किसकी, तो ये है किसकी, तो ये नीलगिरी की। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जो नीलगिरी पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी पे ही ध्यान रखिएगा कि एक टोडा जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति, जो खासकर ये चारावाह जनजाति है, ठीक है, पशुपालक है ये, ठीक है। तो डोडा बेट्टा ध्यान रखेंगे कि ये सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 2600 मीटर के आसपास में होगी इसको चाहिए। ओलंपिक खेल के झंडे में कितने वलय, वलय मतलब रिंग्स होते हैं, ठीक है, तो 2, 4, 5 या 6। तो देखो ओलंपिक जो खेल होते हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो जो रिंग्स की बात करते हैं तो इसमें रिंग्स होते हैं कितनी, 5 होती हैं। और हर रिंग का अपना अलग अलग क्या है, कॉन्टिनेंटों को दर्शाते हैं। जैसे आप देखेंगे इस तरीके से ऐसे रिंग्स आपके मिल जाएंगे, आपको 5 ऐसे रिंग्स ऐसे मिलेंगे, ऐसे 5 रिंग्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें कैसे मिलेंगे, ऐसे 5 रिंग्स आपको मिल जाते हैं। तो हर रिंग का अपना अलग अलग क्या है भाई, नाम है। जैसे मान लो कि अगर ये पीला कलर का रिंग है, फिर एक क्या उसमें एक आपका हरा रंग का है, ठीक है, फिर इसमें आप देखेंगे तो एक लाल रंग का अगर ये है, ठीक है, और फिर काले रंग का है, काला है, और फिर आपका नीला है, क्या है, नीला है। तो अब ये जितने भी रंग हैं ये कहीं ना कहीं अलग अलग कॉन्टिनेंटों को प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लो ये पीला रंग है तो ये एशिया
महाद्वीप को दर्शाता है, क्योंकि ओलंपिक खेलों में पूरे वर्ल्ड के देश क्या होते हैं, पूरे मतलब विश्व के जितने भी देश हैं वो सब पार्टिसिपेट लगभग करते हैं। तो हर कॉन्टिनेंट का अलग अलग इसमें प्रतिनिधित्व दिखाया गया है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद में देखेंगे ये आपका जो लाल है ये करता है आपका किसका, तो अमेरिका का। अमेरिका, अब अमेरिका में दोनों इसमें शामिल है महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उत्तरी प्लस दक्षिण अमेरिका दोनों को लाल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे जो काला है ये अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। किसको, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, और जो आप नीला देखेंगे तो ये यूरोप को दर्शाता है, यूरोप को। और जो ऑस्ट्रेलिया है ये, और ऑस्ट्रेलिया हरा का है, ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए, तो 5 हो गए रिंग्स। आपको ध्यान रखना ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है, पहली बार तो सबको पता है कि ओलंपिक्स की जो शुरुआत होती है, ठीक है, ओलंपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है 1896 से स्टार्ट हुआ, जबकि इसके लिए समिति बनी थी वो 1894 में समिति बनी थी। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की प्रथम महिला जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ऐसा सुब्बुलक्ष्मी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर। तो ऐसा सुब्बुलक्ष्मी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर। तो पहली महिला पूछ रहा है, तो पहली महिला तो यही है जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, वही है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को ये दिया गया था। बाकी अगर देखा जाए तो एस एस सुब्बुलक्ष्मी ये पहली क्या है, संगीतकार महिला है, संगीतकार। ठीक है, तो कह सकते हो कि कोई पहला ऐसा पर्सन जो संगीत से क्षेत्र से जुड़ा हो उसे भारत रत्न मिला हो, तो वो कौन है, तो एस एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये एस एस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में आई थिंक इनको मिला था ये। ठीक है, बाकी लता मंगेशकर को भी भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, इनको भी प्राप्त हो चुका है 2001 में। भारत में शेयर मार्केट को कौन सा निकाय नियंत्रित और निगमित करता है, सिडबी, सेबी, इरिडा, ट्राई। अब देखो शेयर मार्केट की बात आ गई तो शेयर मार्केट को तो कौन करता है, तो करता है सेबी। कौन करेगा, सेबी। सेबी का मतलब है क्या, कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। अब जो सेबी की जो स्थापना अगर होती है तो इसकी स्थापना देखो होती है 1988 में। ठीक है, 1988 में क्या है, इसकी स्थापना है। ठीक है, क्या स्थापना है। लेकिन सेबी के लिए जो एक्ट आया वो एक्ट आया थोड़ा भाई बाद में। वो एक्ट कब आया, 1992 में आया। ठीक है, कब आया, 1992 में। सेबी का जो मुख्यालय है वो आपका है कहाँ पर, मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई है। ठीक है, अब जो इरिडा है, इरिडा जो बीमा कंपनियां होती है ना, जो बीमा कंपनियां, ठीक है, वो क्या करती हैं, उसको ये रेगुलेट करती है। ठीक है, तो बीमा कंपनियों को कौन रेगुलेट करती है, ये बीमा कंपनियों को नियंत्रित, तो बीमा कंपनियों को ये नीति करती है। ट्राई ये दूरसंचार कंपनियों, दूरसंचार कंपनियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ट्राई आप देखेंगे तो ट्राई की स्थापना 1997 को हो रही है। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में हुई, नई दिल्ली। जो इरिडा है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है,
जो इरीडा है, इरीडा इसका मुख्यालय हैदराबाद में, ठीक है। बाकी सिडबी के देखेंगे, ठीक है, तो ये खासकर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो ये है सिडबी, तो सिडबी का जो कह सकते हैं स्थापना हुआ था ये अप्रैल में हुआ, और कब 1990 में हुआ, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। तो इरीडा का कहाँ पे है, हैदराबाद। खनन, मत्स्य पालन यानी मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो खनन है, मत्स्य पालन है, इसका संबंध है किससे, अर्थव्यवस्था के किस प्राथमिक क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से। अर्थव्यवस्था के मेनली अगर देखा जाए तो इसके 3 क्या हैं क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कितने हैं, इतने हैं। अब देखिए जो प्राथमिक में खासकर जो कृषि या कह सकते हैं पशुपालन या मत्स्य पालन या खनन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जो विनिर्माण के कार्य हैं, जैसे उद्योग की मैं बात करता हूँ, उद्योग जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो सब आपके द्वितीयक में आएंगे। और जितनी भी सर्विस हैं, सेवाएं हैं, ठीक है, जितनी भी सर्विस हैं जिसे हम लोग सेवाएं कहते हैं, ये सब किस में आएंगे, तृतीय में आएंगे। सर्विस मतलब जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, ये सब किस में आएगा, ये सब थर्ड वाले में आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आएगा, तो इसमें कह सकते हैं कि जो आपकी सेवाएं होती हैं, सेवाएं, सेवाएं जैसे कह सकते हैं कि बैंकिंग, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, संचार, ये सब ईटीसी आगे और भी सारी हैं। तो ये सब किस में आएंगे, ये आपके थर्ड में आएंगे। द्वितीयक वाले में जो आपकी कह सकते हैं विनिर्माण की बात करते हैं, विनिर्माण जो आएगा वो द्वितीयक में आएगा, ठीक है, वो किसमें, द्वितीयक में आएगा। WTO का भारत सदस्य कब बना, यानी कि WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा भारत इसका सदस्य कब बना। तो WTO जब संगठित हुआ, जब वो बना, तभी भारत उसका सदस्य साथ में ही बन गया। 10 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1948। तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और जो WTO है इसका मुख्यालय, हालांकि हमें पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है जिनेवा। कहाँ पे है, जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। हालांकि ये भी चीज पता है कि जब जो WTO है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, एक व्यापारिक संगठन है। कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा ये क्या है, व्यापारिक संगठन है। और जो WTO है इसको पहले हम लोग गैट के नाम से जानते थे, ये हमें भी पता है, ठीक है, ये सबको पता है कि भाई इसे पहले पहले गैट के नाम से जानते थे, पहले गैट कहते थे किसे, WTO के, ठीक है, WTO को, ठीक है। वैसे WTO को एक अन्य भी दूसरा संगठन नाम दिया जा सकता है, वर्ल्ड कह सकते हैं टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व पर्यटन संगठन भी बन जाता है शॉर्ट नेम, लेकिन यहाँ पे WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। P नारायणन, वैसे V नारायणन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, V नारायणन है, P नहीं है, V। ठीक है, तो V नारायणन का संबंध पूछ रहा है कि भाई किससे है, मतलब V नारायणन किस संगठन के अध्यक्ष बने हैं, DRDO के, इसरो के, बार्क या नाबार्ड या फिर नाबार्ड। तो सही यहाँ पे आंसर आपका है इसरो, ठीक है। तो अब आगे चलकर ये बदल सकते हैं, लेकिन मैं बात करूं कि अभी जो 2025 है, ठीक है, 2025 है, तो ये 2 साल के लिए चुने गए हैं वी नारायण इसरो के अध्यक्ष। तो ये 25 पूरा रहेंगे, 26 रहेंगे, 27 में फिर ये कोई दूसरा आ जाएगा या इनका ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए चुने गए वी नारायण इसरो। अब जो आपका इसरो है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुआ था 1969 में, और मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में,
कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ पे, बेंगलुरु में। बार्क जो है, बार्क का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये कहाँ पे है, ये है ट्राम्बे में है। और ट्राम्बे जो है वो मुंबई वाले कस्बे में ही पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, बाकी नाबार्ड का मुख्यालय अगर देखा जाए तो ये भी मुंबई में है। मुंबई में है, जबकि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुआ था। बाकी डीआरडीओ देखेंगे तो डीआरडीओ का स्थापना ये 1958 में हुआ था। ठीक है, हुआ था 1958 में हुआ था डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का मुख्यालय हालांकि नई दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय तो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो 15 अगस्त 1958 को हालांकि स्थापना इसकी हुई थी डीआरडीओ की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, बताओ जरा। 1935, 1930, 1940, 1946। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो गांधी जी ने ही शुरू किया था। कब? तो ये शुरू किया था 1930 में, क्योंकि आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को शुरू किया, उधर जाके 6 अप्रैल के आसपास में ये समाप्त कर दिया इन्होंने। लगभग 24 दिनों तक इन्होंने इसी आंदोलन में तो उन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही तो इन्होंने दांडी मार्च किया था। तो दांडी मार्च इन्होंने 1930 में ही शुरू किया था। ठीक है, तो ये टोटल कितने क्वेश्चन थे हमारे? अच्छा, अभी एक और बाकी है भाई, 19 ही है। मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, फुफ्फुस या त्वचा? तो देखो, वो है आपका कौन सा, अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज। तो देखिए, कोई भी अंग ग्रंथि वो तब बन जाती है। अच्छा, ग्रंथि दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है ग्रंथियां। अगर मैं बात करूं तो ग्रंथि ये जो है वो ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन। ठीक है, इंडोक्राइन। और दूसरा है क्या, बहिस्रावी, बहिस्रावी। तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथि तब होती है जब क्या हो, अंतःस्रावी उससे करेंगे जब क्या हो, इसमें हार्मोन्स रिलीज हो। क्या हो, हार्मोन्स क्या हो, स्रावित हो। ठीक है, हार्मोन्स क्या हो, स्रावी हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी कहेंगे। बहिस्रावी कब कहेंगे, जब क्या हो, किसी प्रकार का कह सकते हैं जैसे रस, यानी कि रस जब स्रावित हो तो उसे हम कहेंगे बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो पित्तरस है, तो पित्तरस तो यकृत से निकलता है, पित्तरस यकृत से निकलता है, तो इसका मतलब वो बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और आप देखेंगे जो अन्य ग्रंथियां हो गई, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, उससे हार्मोन्स निकलता है। पीनियल ग्रंथि हो गई, उससे हार्मोन्स निकलता है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। जैसे अब अग्नाशय जो है, अग्नाशय से रस भी निकलता है, पाचक रस भी निकलते हैं, साथ साथ में वहां से इंसुलिन नामक हार्मोन्स भी निकलता है, दोनों निकलता है। तो वो फिर क्या हो, मिश्रित ग्रंथि हो गई, जहां से जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, मतलब हार्मोन्स भी निकले और रस भी निकले। तो ये आपका होगा अग्नाशय। मानव शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित है। ठीक है, क्या है, मिश्रित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो यकृत है वो मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी क्या है, वो क्या है, आपकी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, क्या है, ग्रंथि, क्योंकि वो पित्त रस निकालती है। और मानव शरीर के अंदर भी सबसे बड़ा अंग यकृत ही है। लेकिन वैसे सबसे बड़ा अंग तो त्वचा हो जाएगा, शरीर में देखा जाए तो अंदर बाहर दोनों को मिलाकर। तो आपके हो गए इतने सारे क्वेश्चन। ठीक है, 20। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चनों को आपको समझ में आया होगा, आपने इसको उससे बेहतर से समझा भी होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।